इंग्लिश लर्निंग काउंसिलिंग। अब सवाल उठता है, ये वर्ड काउंसिलिंग, इंग्लिश लर्निंग में काउंसिलिंग की क्या जरूरत है? तो खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो आपको इंग्लिश के बारे में जितना भय और जितना भ्रांतियां हैं उतना किसी भी राज्य में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करीब 30-35 सालों से 30 सालों से लगभग इंग्लिश को मैट्रिकुलेशन में उसको हटा दिया गया। परिणाम ये हुआ कि दिन पर दिन अंग्रेजी की गत गिरती गई, क्योंकि विद्यार्थी मैट्रिक में पढ़ा नहीं, मैट्रिक में नहीं पढ़ा तो स्वाभाविक है इंटर कमजोर रहेगा। अब वही बड़ा हो करके जब ऊपर पोस्ट पर जाता है, शिक्षक बना, पदाधिकारी बना, कोई और पोस्ट पर गया, क्लर्क बना, तो उसकी जो इंग्लिश है और कमजोर हो गई। अब उसको देख करके पढ़ करके और भी लोग कमजोर होते चले गए। इसलिए अब देखने में आ रहा है कि जो स्टूडेंट हैं या कोई भी लोग है, जैसे स्पीकिंग करने वाले हों या कहीं बोलना चाहते हों या लिखना चाहते हों, तो उसको कमजोरी इतनी महसूस होती है कि वो उससे भयभीत रहता है। उसको कैसे दूर करना है? तो ये काउंसलिंग है। काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपके अंदर जो अनावश्यक चीज है, बेकार चीज है, जो झूठ मूठ का भय है, उसको निकाल कर बाहर कर देना और जो तथ्य है उसको दिखाना, और जिससे आपका काम चल सके उन बातों को रखना। कहीं वो एक आदमी है जो एक पार्टी में जाता है, पार्टी में जाने के बाद दो उदाहरण दूंगा, पहले मैं दे रहा हूं वो सभी लोगों के लिए, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, पार्टी में जाता है और वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में व्यवहार करूं, ट्रीट व्यवहार करूं, बिहेव करूं। तो जाते ही बोलता है किसी को, गुड नाइट सर, या मैडम भी बोल सकता है, या अंकल भी बोल सकता है, या कुछ भी बोल सकता है कि गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर, या गुड नाइट मैडम, या गुड नाइट अंकल, या गुड नाइट आंटी, या गुड नाइट फ्रेंड, या गुड नाइट रमेश, गुड नाइट रीता, गीता, कुछ भी बोल सकता है मिलने के समय में। तो आप देखिए उसको क्या करना है कि अंग्रेजी इतनी कमजोर हो गई है कि ये सब के बारे में पता ही नहीं है हम लोगों को कि ये गलत हो रहा है। तो अब हम तो उसका हम समाधान कैसे करेंगे कि अब आपके अंदर सब चीज है, जानकारी है, लेकिन उसको एक डर है, एक गलती होने के कारण आप क्या बोलना बंद कर देते हैं। तो जब हम किसी को बोलते हैं गुड नाइट, तो गुड नाइट का प्रयोग नहीं होगा इस समय, चाहे 4-5 बजे से लेकर के रात तक जब मिलते हैं तो इवनिंग होता है, गुड इवनिंग। अब मान लो किसी ने ये गुड नाइट कह भी दिया तो ये क्या हो गया? बहुत बड़ा गलती हो गई? नहीं, हो गई तो हो गई, क्योंकि जिससे बोल रहा है उनको भी उतनी ही जानकारी है। अगर उसको कहा जाएगा कि गुड इवनिंग, तो वो और हंसेगा और मन में सोचेगा कि इसको अंग्रेजी नहीं आती है, इसीलिए अभी तो नाइट है और कह रहा है गुड इवनिंग, जबकि आप सही कह रहे हैं कि गुड इवनिंग, लेकिन वो गुड नाइट को ही सही मानता है, इसलिए कि उसको लगता है कि रात में गुड नाइट बोलना है। जबकि गुड नाइट जो होता है, अब सवाल उठता है कि गुड नाइट कहाँ प्रयोग करेंगे? गुड नाइट नहीं होता है तो गुड नाइट का प्रयोग वहां होगा कि जब मिले हैं और मिलने के बाद हम जा रहे हैं, जैसे जा रहे हैं, ठीक है अब चलते हैं, गुड नाइट, ये हो गया। हाथ मिलाए निकलने के लिए, गुड नाइट, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन, जो भी बोलना है तो उस समय माने विदाई के समय ये बोला जाता है, विदाई के समय। तो अब इसका काउंसलिंग क्या हुआ? काउंसलिंग ये हुआ कि अगर किसी ने गुड नाइट बोल दिया तो कोई पहाड़ नहीं टूट गया, गलत ही है तो है,
क्यों? इसका कारण है कि अंग्रेजी में गलती होती है तो लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है, और अगर हिंदी में वही गलती होती है तो ध्यान नहीं जाता है। मैं अक्सर जो बच्चों को जब विद्यालय में जाता हूं तो एक बार जरूर कॉन्फिडेंस के लिए ये मैं बताता हूं कि इंग्लिश से ज्यादा हिंदी में लोग गलती बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जैसे अकेला रहेगा तब भी कहेगा हम ये काम कर देंगे, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। हम कैसे होगा? वो तो मैं होगा। तो हम बोलने के बाद हंसेगा नहीं लोग, लेकिन वही अगर गुड इवनिंग की जगह गुड नाइट का प्रयोग कर दिया तो हंसने लगा। अब मैं ये बताता हूँ कॉन्फिडेंस के लिए बच्चों को मैं लिखा हूँ। चलो लिखो, मैं बूढ़ा हूं। कैसे कैसे लिखता है? मैं बूढ़ा हूं, ऐसे लिखता। एक हुआ, ये गलत है। फिर लिखता है, अगर ऐसे लिख भी दिया तो ये बिंदा हटा दिया, मैं बूढ़ा हूं। देखिए बताते मैं जा रहा हूं कितनी गलतियां करता। मैं कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लिखता है, लेकिन बहुत सारा लिखता है। फिर मैं कोई बात नहीं है, बूढ़ा हूं। अब देखिए और क्या लिखता है? मैं बूढ़ा हूं। देखते जाइए, गलत। और भी लिखता हूं, ऐसे भी लिखता है मैं। देखिएगा कौन सही है। बूढ़ा हूं ऐसे भी लिखता है, लेकिन इसका सही क्या होगा ये जानिए। सही क्या होगा? ये सब गलत है, सब के सब गलत है, सब गलत है। तब सही कौन है? व्हाट इज राइट एंड करेक्ट सेंटेंस? हिंदी में कौन सही है? इतनी गलतियां लोग लिखते हैं और बोलते हैं। अगर एक स्पेलिंग अंग्रेजी में हो जाए तो उस पर ले दे करके लोग पढ़ जाते हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको नहीं अपना मान करके घबराहट हो जाती है। बहुत संपत्ति है इंग्लिश का, फिर भी वो बोल नहीं सकता है। इंग्लिश के बहुत सारी जानकारी, लेकिन नहीं बोल सकता। अब देखिए इसका सही क्या होगा। एक मैं मिटा देता हूं, समझ जाइएगा। मैं बूढ़ा हूं। ये देखिए ये सही हुआ, ये सही है। आयकर अनुस्वार ब ब दीर्घकार और भी बहुत सारा ऐसे लिखता है। और वो ऐसे लिखता है, और वो बूढ़ा ऐसे भी लिखता है, और बूढ़ा ऐसे भी लिखता है, और बूढ़ा दोनों गलत है। ये क्या हो जाएगा? ये सही है, ये करेक्ट है सेंटेंस। ये देख लीजिए, मैं बूढ़ा हूं, ये सही है। ये है। इंग्लिश में अगर थोड़ी सी गलती हो जाए तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। हिंदी में लाख गलतियां करते रहो, कोई कहने वाला नहीं है। तो काउंसलिंग का यही उद्देश्य है कि इंग्लिश लर्निंग सीखने में क्या क्या होता है, क्या भ्रांतियां हैं, ये सभी उसको दूर किया जाता है और तथ्य को रखा जाता है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए, हमारे इस चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए सब्सक्राइब करके, और देखते रहिए। आपको मटेरियल घर बैठे मिलते रहेगा। इस तरीके का कोई भी चैनल नहीं है जो भ्रांतियों को दूर करे और अंग्रेजी को सिखाए। अब मैं एक और उदाहरण देता हूं। इंग्लिश है, जैसे आजकल है इंग्लिश सब्जेक्ट में
यही देखता हूं, यही 100 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स जो होता है, 50 मार्क्स होता है जो सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव होता है। और 50 मार्क्स होता है वो सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब लिखना पड़ेगा, विवरणात्मक, विस्तार से लिखना है। ऑब्जेक्टिव माने 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, एक सही करिए, तो वो तो बहुत आसान है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें ये जो ऑब्जेक्टिव में है, इसमें मात्र 25% मैंने 25 मार्क्स ही होता है, 25 नंबर ही होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है ग्रामर से होता है। और 25 जो है 25 मार्क्स ये जो होता है, ये होता है बुक से। इसमें जो 50 के 50 है, सभी के इसमें 50 के 50 बुक से होता है। अब यहां ये सोचने वाली बात है कि सभी के दिमाग में ये भर दिया गया है कि जब तक ग्रामर नहीं पढ़ोगे तब तक अंग्रेजी नहीं आएगी, जब तक ग्रामर नहीं जानोगे तब तक एग्जामिनेशन में नंबर नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल गलत है। हमको लिटरेचर, ये जो किताब हुआ ना, ये दोनों मिलाकर के हो गया, दोनों मिलाकर कितना हो गया 75, मतलब 25 नंबर ही हम ग्रामर पढ़ के ला सकते हैं, लेकिन बाकी जो है हम ला सकते हैं 75 नंबर वो किताब पढ़कर। तो ये एक भ्रांति हो गई, एक अंधविश्वास हो गया, एक सुपरस्टिशन बना दिया गया। क्या? जब तक ग्रामर नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, जब तक ग्रामर नहीं पढ़ोगे तब तक तुम बोल नहीं सकते हो स्पोकन। नहीं, ये गलत है। हाँ, इतना जरूर है कि ग्रामर दैट मेक्स योर स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश ऑल स्ट्रोंगर, वो और मजबूत बनाता है वो, बट नॉट दैट इज ऑल थिंग। वो सभी सब चीज नहीं है, वो सभी चीज नहीं है। वो सिर्फ जो है ग्रामर आपको आपको पुश करता है अच्छा करने के लिए, बहुत आगे बढ़ने के लिए ग्रामर जरूरी है। लेकिन जरूरी का भी यही यहाँ पर यही मतलब हुआ कि आपको मदद करता है, न कि एकदम ग्रामर पर ही पड़ गया, कुछ आ नहीं रहा, ग्रामर है ग्रामर है ग्रामर है, ऐसा नहीं है। कहिए क्यों? इसका भी कारण है। मान लिया जाए, हम पूछते हैं अक्सर कि प्रोज प्रोज और पोएट्री में क्या अंतर है। प्रोज है ना और पोएट्री, क्या अंतर है इसमें, नहीं बता पाते हैं। तो पोएट्री जो हो गया, पोयम को कहते हैं, पोयम को कहा जाता है पोएट्री। इसको लिखने वाले कहलाते हैं पोएट, या लेडी है तो पोएट्री। देखिए, ये जब हम लिटरेचर पढ़े हैं तब हमको जानकारी है। ये प्रोज में क्या आ गया, इसमें आ गया स्टोरी, आ गया ड्रामा, आ गया नोवेल, आ गया ऐसे ऐसे आ गया। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये प्रोज हो गया, ये प्रोज। ये नहीं पता है लोगों को, जब पता ही नहीं रहेगा तो आगे वो कैसे उसको पढ़ेगा। फिर जब एग्जामिनेशन में आएगा, जैसे दिस पोयम इज रिटन बाय, ये पोयम किसके द्वारा लिखा गया, तो उसको बोलते हैं रिटन बाय। अब रिटन बाय को एक और नाम है, क्या नाम है उसका? कंपोज्ड बाय। माने कंपोज माने भी लिखना ही होता है लिटरेचर में। पोयम को कंपोज किया जाता है, पोयम को रिटन किया जाता है, और ये स्टोरी को राइट किया जाता है, इसको इसको भी रिटन किया जाता है, लेकिन रिटन उसके लिए नहीं प्रयोग होता है, प्रेजेंटेड प्रयोग होता है, यानी तो ऑथर्ड। पोयम वाले को पोएट कहते हैं, स्टोरी वाले को लेखक, इसको क्या कहेंगे? ऑथर, जिसका मतलब होता है लेखक। ड्रामा वाला को ड्रामाटिस्ट, नोवेल वाला को नोवेलिस्ट, ऐसे वालों को एसेइस्ट, बायोग्राफी जो लिखता है बायोग्राफर, ऑटोबायोग्राफी जो लिखता है ऑटोबायोग्राफर। ये सभी है, बहुत सारी चीजें हैं जो लिटरेचर में बिना ग्रामर का बिल्कुल किया जा सकता है, किया नहीं जा सकता है, बल्कि उसके बिना बिल्कुल आदमी पुअर है। यही कारण है अभी के समय में जो देखा जा रहा है बिहार में कि खूब पढ़ा साल भर, अल्लाह ताला वही
15 नंबर, 20 नंबर, 38 नंबर, 46 नंबर, जबकि और अन्य सब्जेक्ट में उसका है 85 है, 86 है, 88 है, लेकिन अंग्रेजी में वही 30, 35, वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत सारे तो फेल हो जाते हैं। These days in Bihar matriculation examinations, approx 35-40% students are failing in English। बिल्कुल वो फेल हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसका 30 नंबर से किसी का 29, 28, 27, 15, 12, 2, 0, लेकिन सब पास। जबकि उसके बगल में लिखा हुआ रहता फेल, तो पास कैसे है? आगे सोचने की बात है। तो मेक योर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग, मेक योर इंग्लिश वेरी स्ट्रॉन्गर, यू हैव टू फॉलो मी। और इसको मजबूत करने के लिए आप लिटरेचर को भी पढ़िए। आप उसको जो है दिमाग से जो भ्रांतियां हैं, जो सुपरस्टिशन जिसको हम विश्वास करते हैं, उसको निकालिए और हमें फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस नाइट। थैंक यू।